Yes. Good afternoon, friends. Good afternoon. Very good afternoon. कि मेरे ही सिर्फ मक्खी से कोई भगा दो, ये पढ़ाने नहीं दे। हाँ जी फ्रेंड्स, जल्दी से आ जाओ सभी। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, एक बाइनरी का टॉपिक कंप्लीट किया था। बाइनरी लैंग्वेज 2 घंटे की क्लास लगी थी हमारी, और 2 घंटे में हम लोगों ने बाइनरी कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जनरेशन। मुझे एक बार जल्दी से बता दो जनरेशन का टॉपिक। जनरेशन का टॉपिक कर चुके हैं क्या? और किसी को मत है ना। जनरेशन का टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं। मुझे बता दो एक बार, जनरेशन हमारा हो चुके हैं क्या? जनरेशन हमारा हो चुके हैं क्या? जनरेशन एक बार जल्दी से बताओ, हमारा हो चुका है क्या? हरी अप फ्रेंड्स। दिनेश जल्दी जल्दी बोलो भाई। जनरेशन का टॉपिक हमारा हो चुके हैं क्या? बोलो एक बार। वी हैव डन, कर चुके हैं क्या हम लोग जनरेशन? यस और नो ही तो बोलना है, बोलो ना। चलो मैं करवा रही हूँ। नो एनी रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं आया मेरे पास अभी आपका। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। जनरेशन, हमारे कंप्यूटर की जनरेशन होती है 5। कंप्यूटर की जनरेशन कितनी होती है बच्चे? हाँ, जनरेशन हो चुका है। अच्छा चलो ठीक है, कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। तो एक बार देखो हम लोग क्या क्या टॉपिक कर चुके हैं। मैं एक बार सारा बता रही हूँ, इनमें से कोई टॉपिक रहता हो तो बताना मुझे। फर्स्ट हम लोगों ने किया था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के टाइप्स हो गए, सॉफ्टवेयर के टाइप्स हो गए। देन हम लोगों ने किया था कंप्यूटर में कंपोनेंट ऑफ मेमोरी। ठीक है, मेमोरी के टाइप्स किए थे, सीपीयू के कंपोनेंट्स किए थे, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सारा हो चुके हैं। थर्ड वन हम लोगों ने किया था बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी के कन्वर्जन भी मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोगों ने किया था जनरेशन। जनरेशन आप बोल रहे हो हमारा हो चुका था, यहीं तक हुआ है ना। इसके अंदर सारा कुछ आ गया, वायरस, एंटीवायरस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, टोटली टॉपिक वी हैव डन, हम लोग कर चुके हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं। हाँ, जनरेशन नहीं हुआ। कोई बोल रहा है जनरेशन हो चुका है, कोई बोल रहा है नहीं हुआ। ये क्या सीन है भाई, मैं क्या करूं? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं एकदम से ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ, एकदम से बढ़िया हूँ। बताओ, स्माइल नहीं दिख रही क्या चेहरे पे? बढ़िया के दिख रही है। हाँ, तो बता दो मुझे एक बार, फाइनली बताओ मैंने जनरेशन करवाना है कि नहीं करवाना। एक आधा बच्चा और चेक कर लो, क्योंकि अगर हो चुका है तो मैं इस टॉपिक को स्किप कर रही हूँ, मैं नया टॉपिक करवा रही हूँ। जनरेशन नहीं हुआ, आशु बोल रहे नहीं हुआ, और लक्ष्य बोल रहे नहीं हुआ, एक दिनेश ने बोला है केवल हो चुका है। लीला राम क्या कह रहे हो, जनरेशन हुआ है कि नहीं हुआ? मुझे फाइनली बताओ। देखो मैं थोड़ा सा बताया तो कैसा होता है। नहीं हुआ तो फाइनली नहीं हुआ। मैं करवा दूं फिर टॉपिक स्टार्ट, मैं करवा दूं। दीप्ति आप क्या कहते हो, हुआ है कि नहीं हुआ? चलो सब बच्चों ने बोला है कि नहीं हुआ, सो लेट स्टार्ट। फिर मैं करवा रही हूँ स्टार्ट।
मैं कर रही हूँ स्टार्ट यहाँ पर, ठीक है। जनरेशन का टॉपिक मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हमारी कंप्यूटर की टोटल जनरेशन कितनी होती है बच्चे? 5। कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 जनरेशन होती हैं, 1 to 5, फर्स्ट से लेकर 5 तक होती हैं। तो मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन से। मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में। पॉइंट्स लिखते रहो, मैं फटाफट बोलूँगी इसकी पॉइंट्स। मैंने आज क्लास 2 आवर्स की लेनी है, 2 घंटे की क्लास, 2 घंटे में टॉपिक खत्म करना है। इसलिए क्लासेस कई बार ना कोई छोटे टॉपिक्स होते हैं तो लंबे नहीं होते ना, इसलिए 2 घंटे की क्लास लगा लेते हैं ताकि एक ही क्लास में एक पूरा टॉपिक फिनिश हो जाए। तो जनरेशन भी ऐसा टॉपिक है, एक क्लास में मतलब आज की 2 घंटे की क्लास लगवा दी, फिनिश हो जाएगा। चलिए फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट जनरेशन में हमारी कंप्यूटर की कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी? तो लिखो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का नाम लिखो बच्चे। फर्स्ट जनरेशन में हमारी कंप्यूटर की कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी? तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पर आई थी वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन में हमारे कंप्यूटर की कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी? तो आप लोग क्या बोलोगे? वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में हमारी वैक्यूम ट्यूब्स आई थी। अच्छा चलो ठीक है लक्ष्य, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आई थी। अब वैक्यूम ट्यूब कैसे होती हैं? एक्चुअल में होती कैसे, कैसे काम करती हैं? ये जो हमारी वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं वो वैक्यूम ट्यूब लाइक ए इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह होती है। जैसे एक बल्ब होते हैं ना, जैसे हमारे घरों में बिजली के बल्ब होते हैं, लाइक इस तरह हमारा यहाँ पर एक बल्ब की तरह होती है वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब एक इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह होती है। कोई मुझे ये बताएगा वैक्यूम ट्यूब का फादर किसे कहा गया है? वैक्यूम ट्यूब का फादर किसे कहा गया? ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुकी हूं आप लोगों को। वैक्यूम ट्यूब का फादर किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। वैक्यूम ट्यूब का फादर, ट्रांजिस्टर्स का फादर, आईसी का फादर, माइक्रो प्रोसेसर का फादर, ये सारे के सारे फादर मैं आप लोगों को बता चुकी हूं। जल्दी से बताओ वैक्यूम ट्यूब का फादर किसे कहा गया है? हरी अप, वैक्यूम ट्यूब का फादर किसे कहा गया है? नहीं बताया क्या? चलो मैं बता रही हूँ, लिखो वैक्यूम ट्यूब का फादर, फादर ऑफ वैक्यूम ट्यूब, जिसने वैक्यूम ट्यूब को बनाया, जिसने वैक्यूम ट्यूब को बनाया, इसका नाम था जॉन एम्ब्रोस। जॉन एम्ब्रोस के नाम से एक इन्वेंटर था जिसने वैक्यूम ट्यूब को बनाया, ठीक है। जॉन एम्ब्रोस के नाम से एक पर्सन था जिसने वैक्यूम ट्यूब को बनाया था, ठीक है। और वैसे पूरा नाम इसका ना फ्लेमिंग भी होता है, सिर्फ फ्लेमिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, फ्लेमिंग। इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गन्स इसके अंदर डाली गई, फ्लेमिंग, ठीक है। तो ये बनती कैसे है? बहुत सारी इलेक्ट्रिक गन्स होती हैं जिनकी हेल्प से इसको तैयार किया जाता है, तो जिसको इसका फादर कहा गया है। तो वैक्यूम ट्यूब बहुत स्टार्टिंग में आई थी। अच्छा वैक्यूम ट्यूब से पहले क्या हुआ करता था? जब कंप्यूटर को चलाना शुरू किया था ना, तो उस टाइम पे देखो ना तो हार्डवेयर अच्छे थे ना ही सॉफ्टवेयर अच्छे थे। बिल्कुल सही बताया दीप्ति, ना तो हार्डवेयर अच्छे थे ना सॉफ्टवेयर थे ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम थी, इनके बिना ही कंप्यूटर से काम लिया करते थे। तो स्टार्टिंग में क्या बनाई? वैक्यूम ट्यूब बनाई। अच्छा सबसे पहले क्या आया था? फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा आया था? डेट इज अबेकस। फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा आया था? अबेकस आया था, जिसकी हेल्प से कैलकुलेशंस की गई। अबेकस की हेल्प से कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को फीड किया गया। फिर उसके बाद पहला इनपुट डिवाइस कौन सा आया था? पंच कार्ड आया था। पहला इनपुट डिवाइस कौन सा आया था? पंच कार्ड आया था। तो उसी जनरेशन के अंदर, जिस जनरेशन के अंदर पंच कार्ड आया था ना, उसी जनरेशन के अंदर ही वैक्यूम ट्यूब्स को यहाँ पर यूज किया गया। उसी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया गया, तो जो कि हमारे यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में आई थी, जो कि हमारे यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में आई थी वैक्यूम ट्यूब। जिसको बनाने वाला पर्सन कौन है? जॉन अम्ब्रोस फ्लेमिंग। जॉन अम्ब्रोस फ्लेमिंग ने इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। जब फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर आए थे ना, उस टाइम पर टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी, कंप्यूटर को यूज़ करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। तो उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम तो था ही नहीं, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर के अंदर जाकर के डाटा को डाल करके आया करते थे। तो कंप्यूटर में डाटा किसकी हेल्प से डाला करते थे? पंच कार्ड की हेल्प से। पंच कार्ड इज द फर्स्ट इनपुट डिवाइस। पंच कार्ड फर्स्ट इनपुट डिवाइस था
जिसकी हेल्प से इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर डाला गया था। पंच कार्ड फर्स्ट इनपुट डिवाइस था जिसकी हेल्प से इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में डाला गया, पंच कार्ड। ठीक है, तो फर्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सा था? पंच कार्ड था। फादर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स किसे कहा गया? जॉन अम्ब्रोस फ्लेमिंग को बोला गया। इसका इन्वेंटर लिखवा दिया। पहली टेक्नोलॉजी कौन सी आई थी? वैक्यूम ट्यूब आई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। जो पहले जनरेशन में कंप्यूटर आए थे ना, उनका साइज बहुत ही बड़ा हुआ करता था। कारण क्यों बड़ा हुआ करता था? क्योंकि उस जनरेशन में ना, जब वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे तो एक कंप्यूटर में एक वैक्यूम ट्यूब इनफ नहीं थी, मतलब एक वैक्यूम ट्यूब से हम लोग काम नहीं ले सकते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था, बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर के अंदर डाला करते थे, तब जाकर ये कंप्यूटर वर्क करते थे। तो लगभग 18,000, लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया गया। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया गया, जिसकी हेल्प से कंप्यूटरों में काम लिया गया। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे रूम में एक बल्ब लगा दिया जाए, एक बल्ब को लगाते हो कितनी हीट देता है, कितनी गर्मी देने लग जाता है। तो अगर 18,000 बल्ब इकट्ठे अगर एक कमरे के अंदर लगा दिए जाए तो कमरा कितना गर्म हो जाएगा, उसका जो आउटिंग का पार्ट होता है वो कितना ब्लैक हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, कितनी ज़्यादा हीट देगा। तो उस हीट को कंट्रोल करने के लिए क्या करते थे, बहुत ज़्यादा एसी की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। एसी नीडेड, बच्चे बहुत ज़्यादा एसी की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा एसी वहाँ पर यूज़ किया करते थे। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में एसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुआ करती थी। क्यों ज़्यादा हुआ करती थी? क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब लगाते थे, जिसके कारण रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाया करती थी। उस गर्मी को कंट्रोल करने के लिए एसी की रिक्वायरमेंट होगी, और एसी अगर लगा दिया गया तो इसका मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा आ गया। तो उस टाइम के जो कंप्यूटर थे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे। एक्सपेंसिव मतलब बहुत खर्चीले हुआ करते थे, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। कि यहाँ तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को? जल्दी बताओ कि यहाँ तक के सारे पॉइंट सभी को क्लियर हो गए। फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी कौन सी आई थी? वैक्यूम ट्यूब। फादर किसे कहा गया? जॉन अम्ब्रोस फ्लेमिंग को बोला गया। पहला इनपुट डिवाइस जिसे पंच कार्ड यूज किया गया था। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया करते थे, तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होने के कारण एसी की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते थे। ठीक है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसका, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का साइज बहुत ही बड़ा हुआ करता था, लार्ज साइज। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का जो साइज है बच्चों बहुत ही बड़ा हुआ करता था। तो ये कंप्यूटर लार्ज साइज के हुआ करते थे, बहुत ही बड़े। लार्ज साइज बोले तो कितना साइज? रूम साइज। रूम साइज जितने बड़े ये कंप्यूटर हुआ करते थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का जो साइज है वो रूम साइज जितने बड़े हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अगला पॉइंट लिखो। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर की कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया? बच्चे फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर की कौन सी, टेक्नोलॉजी नहीं, कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया? टेक्नोलॉजी कर चुके हैं ना। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया? तो आप लोग बोलोगे फर्स्ट जनरेशन के अंदर मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया। मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया? मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया। क्योंकि केबीएमबी टीबीएल टॉपिक नहीं हुआ, हो गया शायद आशु। ये तो बिट क्या होती हैं, बाइट क्या होती हैं, निबल क्या होती हैं, केबी में 1000 बाइट्स कैसे बनती हैं, ठीक है, एमबी में 1 मिलियन बाइट कैसे बनता है, स्काई कोड क्या होते हैं, बीसीडी कोड क्या होते हैं, नहीं करवाया क्या मैंने? लक्ष्य, दीप्ति, लीला, दिनेश, आप लोग बताओ, क्या ऐसे टॉपिक्स नहीं करवाए मैंने? स्काई की फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बीसीडी कोड क्या होते हैं, ईबीसीडी आईसी कोड क्या होते हैं, बताना एक बार। नहीं हुआ? अच्छा, ऐसे कैसे रह गया? चलो कोई बात नहीं, ये कंप्लीट करो। टाइम आज बच गया तो आज कंप्लीट कर लेंगे, पिछले सारे टॉपिक आज कंप्लीट कर लेंगे, अगली क्लास से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। तो लैंग्वेज हो गया, आगे लिखो। लैंग्वेज के बाद फर्स्ट जनरेशन में हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज आई थी। मशीन लेवल लैंग्वेज के बाद नेक्स्ट लिखेंगे, मशीन लेवल लैंग्वेज के बाद नेक्स्ट लिखेंगे इस जनरेशन में कौन सी प्रोसेसिंग का यूज किया गया?
या कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हो, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम तो 4th जनरेशन में आया था। तो इस जनरेशन में कौन सी प्रोसेसिंग यूज की गई थी? आप लोग बोलोगे इस जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग का यूज किया गया। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज किया गया। अब ये बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होते हैं? ये बैच क्या होते हैं? जैसे मान लो मैंने कहा रेखा क्लास स्टार्ट हुए तो 2 o'clock होगी थी, अभी 20 मिनट हो चुके हैं क्लास स्टार्ट हुए को, अभी स्टार्टिंग का ही कंसेप्ट करवाया है। मैं आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने ये सारा अब तक लिखा है, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ये सारा कुछ मैंने अभी तक का काम करवाया है। क्लियर? चलिए, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन में? बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन के अंदर। क्लियर? अगला पॉइंट लिखो, 10th पॉइंट। अच्छा, ये बैच प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है? उस टाइम पे क्या था, अगर मान लो आपको कोई काम एंटर करना है ना, आज के टाइम पे तो क्या है कि आप सारा काम इकट्ठा एक साथ एंटर कर देते हो और एकदम आपको तुरंत उसकी आउटपुट मिल जाती है। उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था। क्या करते थे? काम को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करते थे। पहले ये वाला पार्ट एंटर करेंगे, फिर ये वाला पार्ट एंटर करेंगे, फिर ये वाला पार्ट एंटर करेंगे। कंप्यूटर क्या करता था? इन सबको इकट्ठा करके फिर जा करके इनको प्रोसेस किया करता था। तो उस टाइम पर जो प्रोसेसिंग थी बच्चे, उसे बोला जाता है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। क्लियर हो गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है। तो बैच में मतलब क्या होता है? ग्रुप में काम करना। तो कंप्यूटर सारा काम इकट्ठा एक साथ लिया ही नहीं करता था, तो क्या करते थे? सारे के सारे काम को टुकड़ों में डाल कर कंप्यूटर को दिया करते थे। कंप्यूटर सारे पार्ट्स इकट्ठे कर लिया करता था और उसको जाकर के बैच में प्रोसेस किया करते थे, जिसे बोला जाता है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। क्लियर हो गया सभी को ये पॉइंट? हरी अप। क्लियर हो गया सभी को? कौन सी लैंग्वेज आई? मशीन लेवल लैंग्वेज। कौन सी टेक्नोलॉजी आई? वैक्यूम ट्यूब। फादर कौन है इसका? जॉन अम्ब्रोस फ्लेमिंग के नाम से इसको जाना जाता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया? बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज किया गया। साइज बड़ा हुआ करता था, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वैक्यूम ट्यूब का इसमें यूज किया गया था। 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज की गई, तब जाकर के एक पूरा कंप्यूटर बना, जिसके कारण इसका साइज बड़ा हो गया और ये बहुत ज्यादा हीट छोड़ा करते थे, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा एसी की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। ये सारे के सारे पॉइंट्स का ओवरव्यू दे दिया मैंने। जो स्टूडेंट्स लेट आए हैं उनको भी समझ में आ गया होगा। जल्दी से यहाँ तक रिप्लाई करेंगे सभी को। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? अरे अप, यस और नो? जल्दी बताएंगे, क्या ये सारे पॉइंट्स सभी को क्लियर हो गए? क्या ये सारे पॉइंट्स सभी को क्लियर हो गए? अगला पॉइंट लिखें। नेक्स्ट वन इज, हरी अप, जल्दी बताओ, क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट वन इज, चलो बहुत ही बढ़िया। रेखा सबसे लेट आई और रेखा ने कहा यस मैम, बाकियों का रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। सोते रहते हैं बाकी, सोचते कि दोपहर का टाइम है, एक आधी नींद तो ले ही लें हम लोग, है ना? चलो आगे देखो। नेक्स्ट वन इज, कौन कौन से कंप्यूटर्स, बच्चे कौन कौन से कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में आए? कौन कौन से कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन में आए? उनके नाम लिखो। नाम क्या है उनके? फर्स्ट वन इज, फर्स्ट कंप्यूटर का नाम है एनिएक। बहुत फेमस है, क्वेश्चन भी आया था ना अभी इसके ऊपर। फर्स्ट का नाम है एनिएक। नेक्स्ट वन इज एडवेक, एनिएक, एडवेक। नेक्स्ट लिखेंगे एडसेक, एनिएक, एडवेक, एडसेक। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब कंटिन्यू करो। अब देखो ध्यान से, एनिएक, एडवेक, एडसेक। आगे लिखो यूनिवेक। ये सारे के सारे कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में आए थे, ठीक है? नेक्स्ट वन इज आईबीएम, आईबीएम। ये सारे कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में आए थे। हाँ, इनका फाउंडर वगैरह सब बताऊंगी, तुम लिखो एक बार। हाँ, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, फाउंडर का बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया था। चलो लिखो एनिएक। बच्चे एनिएक की फुल फॉर्म क्या है वो लिखो। एनिएक की फुल फॉर्म क्या है वो लिखेंगे। फुल फॉर्म ऑफ एनिएक, फुल फॉर्म ऑफ एनिएक, ENIAC। एनिएक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर
and calculator, full form of ENIAC, electronic numerical integrator and calculator, full form of ENIAC. ठीक है, अच्छा अब इसमें क्वेश्चन लिखो कौन कौन से बनते हैं. पहला क्वेश्चन फर्स्ट कंप्यूटर का नाम बताओ. फर्स्ट कंप्यूटर का नाम बताओ. कहोगे ENIAC, तो ENIAC हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था. क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताओ. फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताओ, तो भी क्या कहोगे ENIAC. अगला क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट वन इज फर्स्ट कंप्यूटर आ जाए तब भी ENIAC, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आ जाए तब भी ENIAC. अगला क्वेश्चन है ENIAC को किसने बनाया. किसने बनाया था ENIAC को. JP एकर्ट. ये क्वेश्चन पूछा गया था ना पुलिस के एग्जाम में. JP एकर्ट एंड सेकंड पर्सन क्या था JW, मतलब जॉन विलियम माकुली. जॉन विलियम माकुली. ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं इसके ऊपर. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज फर्स्ट कंप्यूटर का नाम बच्चे ENIAC. फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC. ENIAC की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तुम कंप्यूटर में ना निश्चिंत होके पढ़ना, निश्चिंत होके जाना. इतना मैं दावा करती हूँ कंप्यूटर का एक सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम में छोड़ करके नहीं आओगे. सभी बच्चों ने देख लिया होगा लगातार पिछले 6 महीने से जितने भी एग्जाम हो रहे हैं. पहले ग्राम सजी का पेपर हुआ, जो भी प्रॉब्लम हुई. फिर उसके बाद पटवारी का हुआ कैंसल, जो भी दिक्कत हुई. फिर उसके बाद स्टाफ नर्सिंग का हुआ. फिर उसके बाद डेंटिस्ट का हुआ. अभी पुलिस का एग्जाम हुआ, कांस्टेबल का. सभी एग्जाम का लेवल देख लेना कंप्यूटर का. वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ, है ना. तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस वही आ रहे हैं. ये लगातार आपका पैटर्न नहीं है. पिछले 10 सालों में लगातार जितने भी सारे एग्जाम चलते आ रहे हैं ना, सबका ओवरव्यू होता है जो हम लोग करवाते हैं. मैं वो क्वेश्चन जो बोलती हूँ ना, मैं उसी सेंस में बोलती हूँ जिस सेंस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. तो पिछले 10 सालों से एग्जाम के पैटर्न क्वेश्चन ना घूम फिर के वही आ रहे हैं. 2-4 टॉपिक नए ऐड हो जाते हैं तो 2-4 टॉपिक के ऊपर हम नए क्वेश्चंस करवा देते हैं. तो क्वेश्चंस का लेवल वही का वही आता है. ज्यादा हाई लेवल करके कभी मत जाना. अच्छा, लगभग सारे ठीक थे मनीष, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है. मतलब मैंने मैक्सिमम बच्चों के मुंह से यही सुना है, कंप्यूटर के मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चे ठीक करके आए हैं. ठीक है, इसका कारण पता है क्या. बच्चे क्या करते हैं, यहाँ आके बुक्स पढ़नी शुरू कर देते हैं. मतलब चलो आप लोगों को तो हम लोग करवा रहे हैं, और जिन बच्चों को नहीं करवाते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, ये बुक पढ़ ले, वो बुक पढ़ ले, वो बुक पढ़ ले. इतनी सारी बुक्स पढ़ने के चक्कर में ना अपना टाइम इतना वेस्ट कर देते हैं कि उनको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल पाता. जब तक आप लोग रिवाइज ना कर लो उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलता. तो देखो बच्चे, मैं ये नहीं कहती कि मैं हमारे सेंटर की बात कर रही हूँ. किसी भी जगह से अगर आप लोग कोचिंग लेते हो ना, चलो ठीक है, आप स्टडी मंत्रा पे आपने बिलीव किया, विश्वास किया, आप कोचिंग ले लो, कहीं से भी करते हो ना, जितना भी करो उसको रिवाइज करो. वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी कंप्लीट हो जाती है ना, पक्की हो जाती है. तब जाके लगता है कि हमें कुछ आता है. तो वही सेम चीज़ें मैं बच्चों को करवाती हूँ. मैं हर एक चीज़ को ना बार रिपीट करती हूँ. बेशक एक लेक्चर फालतू लग जाए, 2 लेक्चर फालतू लग जाएंगे, बट मुझे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि जितना मैंने करवाया ना, वो सारे क्वेश्चन बच्चे ठीक करके आएंगे और बच्चों को याद भी होंगे. ऐसा आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे जब भी मैराथन होती है ना, बच्चों के व्यूज देखा करो. वो बच्चे मुझे नहीं जानते, एक आधी बार क्लास लगाइए तब भी बोलते कि मैम मैराथन का करवाया हुआ बहुत कुछ आया था. सेकंड नेम क्या है, JW माकुली. जॉन विलियम माकुली भी बोल देते हो इसको. ठीक है, JW माकुली. चलो आगे लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. फोर्थ पॉइंट इज ENIAC का पर्पस क्या था. बच्चे ENIAC को किस पर्पस के लिए बनाया गया था. ENIAC का पर्पस क्या था. तो जब ENIAC को बनाया गया था ना, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ. अच्छा बताना मुझे, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, बोलो. सेकेंड वार कब हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था. कुछ टाइम पीरियड याद है इसका, कुछ टाइम पीरियड याद है. लगभग 42 के 45 के अराउंड ऐसे ही हुआ था, है ना. तो जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ
तो नहीं, 1919 में नहीं हुआ था, 40 के बाद ही हुआ था लीला। तो जब सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था ना, तो उस टाइम पर बहुत सारे, हाँ इस टाइम के बीच में हुआ था। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे हमें बहुत सारे औजारों की जरूरत हुआ करती थी, बट इंडिया के अंदर इतने अच्छे औजार नहीं थे। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, एनिएक को बनाया ताकि उसकी हेल्प से हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जा सके। तो एनिएक को किस लिए बनाया गया था, किस पर्पस के लिए बनाया गया था? दूसरे विश्व युद्ध से लड़ने के लिए, हाइड्रोजन बम का निर्माण करने के लिए एनिएक कंप्यूटर को बनाया गया, और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा था। इसकी हेल्प से मतलब जंग जीतनी बहुत ही आसान हो गई थी। तो दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पर हाइड्रोजन बम का निर्माण करने के लिए एनिएक कंप्यूटर को बनाया गया था, जिसका निर्माण जेपी अकर्ट ने किया था। ठीक है। अच्छा, तो जब ये कंप्यूटर्स आए थे ना, तो उस टाइम पे कंप्यूटर में तो देखो सॉफ्टवेयर का तो मैंने कहीं नाम ही नहीं लिया, अभी तक नहीं आए थे ना। तो जब सॉफ्टवेयर जब आए थे ना, तो सॉफ्टवेयर के लिए हमें क्या चाहिए थी? प्रोग्रामिंग चाहिए थी। किसी को पता ही नहीं था प्रोग्रामिंग क्या होती है, किसी को पता ही नहीं था प्रोग्रामिंग क्या होती है। उस टाइम पर एक प्रोग्रामर आई मतलब यहाँ पर एक फीमेल की बात कर रही हूँ, जिसका नाम था एडा लवलेस। एक प्रोग्रामर आई एडा लवलेस नाम की, जिसने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग की और ये बताया कि कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग नाम भी कोई चीज होती है जिसकी हेल्प से हम लोग सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोग्रामर का अगर नाम पूछ लिया जाए आपसे, तो आप लोग क्या बोलोगे? एडा लवलेस थी। ठीक है, एनिएक के बारे में कहानी होगी। अब आ जाओ एडवैक के बारे में। एडवैक के बारे में स्टोरी लिखो, एडवैक के बारे में स्टोरी लिखो। एडवैक, एडवैक की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवैक की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडवैक की फुल फॉर्म। ठीक है। इसका निर्माण करने वाला पर्सन कौन था? इसका निर्माण भी किसने किया था? इसका निर्माण भी जेपी अकर्ट ने ही किया था। इसका निर्माण भी किसने किया था? जेपी अकर्ट ने ही किया था। तो जेपी अकर्ट ने भी इसको बनाया था। ठीक है। तो इसका निर्माण किसने किया था? जेपी अकर्ट ने ही किया था। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, अच्छा आप सबको पता लग गया होगा, एनिएक, एडवैक और एडसैक, तीनों का फाउंडर बताने जा रही हूँ कौन है। एडवैक, एडसैक और एनिएक का फाउंडर कौन है? एनिएक, एडवैक और एडसैक का इन्वेंटर कौन है? तो एनिएक का बता दिया मैंने आप लोगों को, एडवैक का बता दिया मैंने आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं एडसैक। नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं एडसैक। एडसैक के बारे में लिखो, फुल फॉर्म लिखो पहले इसकी। फुल फॉर्म है इसकी एडसैक की, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब एडसैक के बारे में एक स्पेशल बात क्या थी? एडसैक के बारे में एक स्पेशल बात क्या थी? एडसैक के बारे में क्वेश्चन ये आता है, पहला वो कंप्यूटर बताओ, पहला वो कंप्यूटर बताओ जिसकी हेल्प से कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर किया गया।
कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए पहला कंप्यूटर कौन सा आया था? तो कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए पहला कंप्यूटर आया था एडसैक। एडसैक, तो एडसैक के अंदर पहली बार प्रोग्राम्स को स्टोर किया गया था। पहली बार प्रोग्राम को स्टोर किया गया था, टू स्टोर द प्रोग्राम, फर्स्ट टाइम। पहली बार कंप्यूटर के अंदर जब प्रोग्राम को स्टोर करना सीखा तो किसके अंदर सीखा गया? एडसैक के अंदर सीखा गया। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ यूनिवैक के बारे में बच्चे। नेक्स्ट आ जाओ यूनिवैक के बारे में। यूनिवैक, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक की फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अच्छा इस पे क्वेश्चन क्या आता है? इस पे क्वेश्चन क्या आता है? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताओ। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताओ। क्या कहोगे? पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था बच्चे? यूनिवैक। ठीक है, पहला कौन सा था? यूनिवैक। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था यूनिवैक। इसको कमर्शियल पर्पस के लिए बनाया गया था, बिजनेस करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, आगे लिखो इसी के ऊपर तीसरा पॉइंट। इसका इन्वेंटर कौन है? वही सेम जेपी एकर्ट। कई बार पी की जगह पर पूरा नाम मिल सकता है आपको इसका, प्रेस्पर। पी की जगह पर पूरा नाम क्या मिलेगा इसका? प्रेस्पर। तो जेपी एकर्ट का पूरा नाम है जॉन प्रेस्पर एकर्ट। जॉन प्रेस्पर एकर्ट। ठीक है, चलो लास्ट आईबीएम के बारे में लिखो। आईबीएम के बारे में लिखो। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो कि टेक्निकल सेक्टर के अंदर अपना बहुत बड़ा रोल अदा करती है। टेक्निकल सेक्टर के अंदर बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है आईबीएम कंपनी। ठीक है, आईबीएम कंपनी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्लियर? चलो हाँ, एडसैक का इन्वेंटर रह गया क्या? एडसैक का इन्वेंटर लिखो। इन्वेंटर लिखो एडसैक का। इसका इन्वेंटर है मोरिस विकीज। मोरिस विकीज। ठीक है, बाकी इसका इन्वेंटर कुछ खास पूछा नहीं जाता। इसका इन्वेंटर कुछ खास पूछा नहीं जाता। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। इसका इन्वेंटर खास पूछा नहीं जाता। तो ये थी हमारी फर्स्ट जनरेशन के बारे में। समझ में आ गया सभी को? आ रहा सेकेंड जनरेशन के ऊपर। अरे अब फर्स्ट जनरेशन हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं बच्चे सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन के बारे में लिखेंगे। सेकेंड, क्या बोल रहे हो लीला? क्या बोल रहे हो? एचएससी है मैम, क्या कहना चाह रहे हो? सेकेंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई? सेकेंड जनरेशन के अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी आई? तो क्या कहोगे? सेकेंड जनरेशन में टेक्नोलॉजी आई थी ट्रांजिस्टर्स। सेकेंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी बच्चे? ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन में एक टेक्नोलॉजी का नाम आया था
अच्छा, HSC एक कुछ ही पूछ सकते हैं। चलो मतलब हमने तो कर लिया ना, हमने तो नहीं छोड़ा ना, हमने कर लिया ना। चलो, सेकेंड जनरेशन में टेक्नोलॉजी आई थी मुझे ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर्स कैसे बनते हैं? बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब को जोड़ा गया इकट्ठा एक साथ, बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स को जोड़ा गया, तब जा करके एक मतलब चिप तो नहीं बोलोगे, एक ट्रांजिस्टर तैयार हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे कैपेसिटर्स का यूज किया गया था। तो कलेक्शन ऑफ ये बनता कैसे है? कलेक्शन ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, कलेक्शन ऑफ वैक्यूम ट्यूब से मिल करके हमारा सेकेंड जनरेशन का ट्रांजिस्टर तैयार हुआ, जिसके अंदर बहुत सारे कैपेसिटर्स को यूज किया गया था, किसी कैपेसिटी को इंप्रूव किया जा सके। और एक्चुअल में ऐसा हुआ, कंप्यूटर की कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए सेकेंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था। ठीक है, चलो इसके बारे में सारे पॉइंट्स, जो फर्स्ट जनरेशन की प्रॉब्लम थी ना, डीमेरिट थी, वो सारी दूर की गई, सारी प्रॉब्लम दूर की गई, तब जाकर सेकेंड जनरेशन हमारा तैयार हुआ। जैसे नेक्स्ट पॉइंट क्या आया, नेक्स्ट पॉइंट इस क्या आया था, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का साइज बड़ा था, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का साइज भी टिल अभी तक बड़ा ही था, ज्यादा छोटे नहीं हुए थे, स्टिल अभी भी इसका साइज बड़ा था। ठीक है, कंप्यूटर का साइज अभी भी इसका बड़ा ही चल रहा था। नेक्स्ट वन इज, अब ये एक्चुअली में क्या किया गया, मैंने कहा बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब को इकट्ठा एक साथ जोड़ दिया गया, तो जोड़ेंगे तो हीट तो अभी भी दे रहे हैं ना, हीट कहाँ कम हुई, तो हीट तो अभी भी हो रही है। लॉट ऑफ पावर कंज्यूम, बहुत ज्यादा पावर ये अभी भी कंज्यूम करते थे, बहुत ज्यादा लाइट अभी भी यहाँ पर यूज हुआ करती थी, तो इसीलिए पावर ज्यादा यूज होगी, तो एसी की रिक्वायरमेंट तो अभी भी थी, एसी की रिक्वायरमेंट तो अभी भी थी। ठीक है, एसी अभी भी यहां पर यूज हो रहे थे। नेक्स्ट वन इज, एक सेकेंड रुको, हाँ बहुत ज्यादा एसी की रिक्वायरमेंट अभी भी थी। नेक्स्ट वन इज, साइज अभी भी बड़ा था। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट है कौन कौन से कंप्यूटर इसके अंदर यूज किए गए। सारा बाबर इरेज हो रहा है अपने आप। बस चलिए, तो सेकेंड जनरेशन के सारे पॉइंट लिख लिए होंगे सभी ने, सेकेंड जनरेशन के सारे पॉइंट्स लिख लिए होंगे सभी ने, ये मत कहना कि दोबारा लिखवाओ ये सारे पॉइंट्स, वो हट चुके हैं सारे के सारे। चलो अब लिखो कौन कौन सी लैंग्वेज इसके अंदर यूज की गई, सेकेंड जनरेशन में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई, लैंग्वेज लिखो। जैसे फर्स्ट जनरेशन में मशीन लेवल लैंग्वेज आई थी ना, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया। असेंबली लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, असेंबली लैंग्वेज को निमोनिक कोड भी कहा जाता है, जिसमें इंग्लिश के अल्फाबेट्स का यूज किया गया, जिसके अंदर इंग्लिश के अल्फाबेट्स का यूज किया गया, असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया। ये सीधी मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती है, हमें दिक्कत हुआ करती थी जब हम लोग मशीन में काम करते थे। कंप्यूटर कौन कौन से यूज हुए हैं किसके अंदर, सेकेंड जनरेशन में। हाँ अभी लिखवाऊंगी, वो तो लिखवाऊंगी, पिछले जो पॉइंट्स थे ना वो कर लिए ना, ये तो सारे अभी सेकेंड जनरेशन के ही चल रहे हैं, अभी आगे और भी है। इसका फाउंडर नहीं किया, ट्रांजिस्टर का निर्माण किसने किया, आविष्कार किसने किया, कौन कौन से कंप्यूटर आए, कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए, अभी तो लिखवाने हैं इसके अंदर। तो लिखो आगे, असेंबली का यूज हुआ, न्यूमोनिक कोड यूज किए गए, जिसके अंदर सारा का सारा काम अल्फाबेट्स की फॉर्म में किया गया। नेक्स्ट वन इज, अगला पॉइंट लिखेंगे, असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्ट रीड नहीं कर सकता, तो उस केस में क्या किया गया, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया। कन्वर्ट करने का काम किसका होता है बच्चे, असेंबलर का होता है। और असेंबलर को क्या कहा जाता है, एक टाइप का ट्रांसलेटर कहा जाता है। असेंबलर को क्या कहा जाता है, एक टाइप का ट्रांसलेटर कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है,
ट्रांजिस्टर का फादर किसे कहा गया? ट्रांजिस्टर्स का फादर किसे कहा गया? ट्रांजिस्टर्स का फादर किसे कहा गया? तो इसका फादर कहा गया जॉन विलियम शोकले। जॉन विलियम शोकले। जॉन विलियम शोकले को इसका फादर कहा गया। जॉन विलियम शोकले को इसका फादर कहा गया। ठीक है, ट्रांजिस्टर का फादर किसे कहा गया? ट्रांजिस्टर का फादर किसे कहा गया? जॉन विलियम शोकले को। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फिफ्थ वन इज, कौन कौन से कंप्यूटर आए और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया? देखो, फर्स्ट में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो बैच तो अभी भी काम कर रहा था। और क्या क्या यूज किया गया? टाइम शेयरिंग सिस्टम यूज किया गया। टाइम शेयरिंग सिस्टम्स का यूज किया गया। टाइम शेयरिंग सिस्टम का यूज किया गया, प्लस साथ में मल्टी प्रोग्रामिंग का भी यूज किया गया। साथ में मल्टी प्रोग्रामिंग का भी यूज किया गया। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया, टाइम शेयरिंग सिस्टम का यूज किया गया, मल्टी प्रोग्रामिंग्स का यूज किया गया। ये सारे के सारे हमारी सेकेंड जनरेशन के अंदर यूज किए गए। ठीक है, आगे लिखो। नेक्स्ट वन इज, कौन कौन से डिवाइस आए थे? मैंने कहा डाटा को स्टोर करने का काम स्टार्ट हो गया था फर्स्ट जनरेशन में ही, तो कौन कौन से डिवाइसेस का यूज किया गया उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से डिवाइसेस यूज किए गए, लिखो। पंच कार्ड तो ऑलरेडी था। पंच कार्ड के बाद क्या आया? पेपर टेप। पेपर टेप के बाद क्या आया? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसेट्स भी कहते हो। मैग्नेटिक टेप को शॉर्ट फॉर्म में कैसेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, ये सारे के सारे डिवाइस हमारे सेकेंड जनरेशन में आ गए थे। ये सारे डिवाइसेस हमारे सेकेंड जनरेशन में आ गए थे। इज इट क्लियर? कि यहाँ तक की बातें सभी को बढ़िया तरीके से क्लियर होगी? हरी आप जल्दी से रिप्लाई करो, एक बार जल्दी से रिप्लाई करो। एक बार जल्दी से रिप्लाई करेंगे। यस, वेरी गुड। मनीष, लीलाराम, रेखा, सभी को क्लियर है? वजह सभी को ही क्लियर है। चलो, तो सेकेंड जनरेशन हमारा यहाँ पर डन होता है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आए, सेकेंड में जनरेशन आए। वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंटर कौन था? जॉन अब्रोस। जॉन अब्रोस के नाम से इसको जाना जाता है। फ्लेमिंग कई बार देख भी देते और नहीं भी। ट्रांजिस्टर का फादर किसे कहा गया? जॉन विलियम शोकले बोला गया। इसमें एनियाक, एडवैक, एडसैक, ये सारे कंप्यूटर आए थे जिनके फाउंडर्स मैंने आप लोगों को लिखवा ही दिए हैं। ऐसे ही सेकेंड जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आए थे? कंप्यूटर यही थे जो मैंने आपको लिखवाए, यूनिवैक, एनियाक, इन्हीं के सभी के आगे ना मॉडल आगे थे, वर्जन। जैसे मान लो सैमसंग एक कंपनी है, फोन बनाती है, तो हर बार फोन तो सैमसंग का ही गिना जाता है, आगे आगे उनके वर्जन मॉडल आ जाते हैं। A7, A5, Z सीरीज, Y सीरीज, तो आगे आगे उनके मॉडल आ जाते हैं। तो सेम ऐसे ही इनके अंदर आगे आगे इनके वर्जन आने शुरू हो गए थे। जैसे कंप्यूटरों के अंदर एक यूनिवैक का एक वर्जन आया था। यूनिवैक का एक वर्जन आया था 1101। IBM का एक वर्जन आया था। IBM का एक वर्जन आया था 360 एंड 370। ठीक है, हनीवेल। तो ये सारे के सारे कंप्यूटर का नाम है। हनीवेल एक कंप्यूटर का नाम है। ये सारे के सारे कंप्यूटर थे जो कि हमारे सेकेंड जनरेशन में आए थे, जो कि हमारे
सेकेंड जनरेशन में आए थे। हरी अप, जल्दी बताओ, क्लियर है ना? मैं थर्ड जनरेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ, मैं थर्ड जनरेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। लिखो इसके बारे में, थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी? थर्ड जनरेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी और इसका फाउंडर किसे कहा गया? थर्ड जनरेशन में आईसी, किसका निर्माण किया गया था? आईसी का निर्माण किया गया। थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी बच्चे? आईसी आई थी। ठीक है, आईसी कैसे बनती है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। आईसी एक्चुअल में बनती कैसे है? आईसी एक्चुअल में कैसे बनती है? बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, इन सभी को एक चिप के ऊपर लगा दिया गया। इन सभी को एक चिप के ऊपर लगा दिया गया, तब जाकर के आईसी का निर्माण हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसी कैसे बनती है, आईसी कैसे बनती है। आईसी ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स और कैपेसिटर से मिलकर के बनती है। ठीक है, आईसी का निकनेम क्या है? चिप। ठीक है, इसे आप लोग यहां पर प्रोसेसर के नाम से भी जान सकते हो, इसे आप लोग यहां पर प्रोसेसर्स के नाम से भी जान सकते हैं, प्रोसेसर्स के रूप में आए थे ये। अच्छा, तो आईसी का इन्वेंटर कौन है? कितनी पहले पहले सभी ने बता दिया। आईसी का इन्वेंटर कौन है? जैक किल्बी। जैक किल्बी के द्वारा आईसी को बनाया गया, इसका निर्माण किया गया। जैक किल्बी के द्वारा आईसी को बनाया गया था। ठीक है, चलो अब लिखो इनका साइज कैसा था, कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई। देखो, जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर थे ना, साइज बहुत ही बड़ा था। कितना बड़ा? रूम साइज जितने, एक कमरे के अंदर एक ही कंप्यूटर आया करता था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया, कमरे के अंदर जितनी अलमीरा होती है ना, अलमीरा, अलमारी, अलमारी साइज के कंप्यूटर यहां कर दिए गए। अलमीरा साइज के कंप्यूटर यहां कर दिए गए। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का साइज कैसा होता है? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का साइज कैसा हो गया? अलमारी से एक टेबल पर ले आए, एक टेबल के साइज के कंप्यूटर यहां पर लाए गए थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का साइज कैसा हो गया? टेबल के ऊपर लाइक एक टीवी रख दो, तो टीवी साइज के जितने कंप्यूटर आ गए थे। जैसे पहले टीवी का तो बहुत अच्छे से लोग जानते हैं। और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का साइज इतना छोटा हो गया कि आप लोग हाथ में रखकर घूम लो, हैंड हेल्ड कंप्यूटर बोलते हैं इसको। ठीक है, या फिर हमारी जो नोटबुक होती है, हमारी रजिस्टर्स होते हैं, उनके साइज के कंप्यूटर हो गए, या फिर इतने छोटे हो गए कि लोग पॉकेट में डाल के घूमने लग जाते हैं आजकल। बिल्कुल, हमारा मोबाइल है, पॉकेट में डाल के घूमते हो ना, तो मोबाइल हमारे क्या है? फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है। वैसे तो फिफ्थ जनरेशन एक्चुअल में कंप्लीटली आई नहीं है, अभी तक हम लोग फोर्थ जनरेशन की दुनिया में जी रहे हैं। इंडिया में फोर्थ जनरेशन ही आई है, फिफ्थ जनरेशन इंडिया में नहीं आई है। फिफ्थ जनरेशन इंडिया में नहीं आई है, फिफ्थ जनरेशन इंडिया में नहीं आई है। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का साइज क्या था बच्चे? रूम साइज इतने। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का साइज क्या था? अलमारी साइज। थर्ड जनरेशन में टेबल साइज। फोर्थ जनरेशन में टीवी साइज। फिफ्थ जनरेशन में हैंड हेल्ड कंप्यूटर बोलते हो, जिसको आप हाथ में रख सकते हो, जिसका साइज एक नोटबुक साइज जितना होता है। इसका साइज एक नोटबुक साइज जितना होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे के सारे फर्स्ट से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक के कंप्यूटर का साइज क्या था। तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर क्या आया था? आईसी आई थी। आईसी का निर्माण किसने किया था? जैक किल्बी ने किया था। कैसे बनते हैं? बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स को एक चिप के ऊपर लगा दिया जाता है, तब जाकर के हमारी आईसी बनती है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में प्रोसेसर के नाम से जानते हो। ठीक है, किस मटेरियल की बनी होती है? किस मटेरियल की बनी होती है? सिलिकॉन की।
सिलिकॉन की होती है, इसीलिए इसे आप यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में सिलिकॉन चिप के नाम से भी जानते हो। अच्छा, ट्रांजिस्टर्स किस मटेरियल के बने होते हैं? ट्रांजिस्टर्स किस मटेरियल के बनते हैं? ट्रांजिस्टर्स मेटल के बनते हैं, मेटल के। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स मेटल के होते हैं, आईसी हमारी सिलिकॉन की होती है। क्लियर? चलो आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अगले पॉइंट की बात करते हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज आई? थर्ड जनरेशन के अंदर हमारी हाई लेवल लैंग्वेज आई। हाई लेवल लैंग्वेज, क्वेश्चन लिख लो। हाई लेवल लैंग्वेज को हम क्या क्या बोलते हैं, इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, कौन कन्वर्ट करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को हम यहाँ पर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग यहाँ पर सोर्स कोड कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज को हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को सोर्स कोड कहते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज को यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, हाई लेवल को मशीन में कौन कन्वर्ट करता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन कन्वर्ट करता है? या फिर हाई लेवल लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इसके अंदर ना इंग्लिश के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इसके अंदर इंग्लिश के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इसीलिए इसे इंग्लिश लाइक लैंग्वेज भी कहते हैं। इसे यहाँ पर ह्यूमन रीडेबल वर्जन भी कहा जाता है। ह्यूमन रीडेबल वर्जन क्या होता है? जिसे हम, ह्यूमन मतलब मनुष्य, हम लोग जिसे आसानी से समझ सकते हैं उसे ह्यूमन रीडेबल वर्जन कहते हैं। तो ह्यूमन रीडेबल वर्जन आ जाए, इंग्लिश लैंग्वेज आ जाए, सोर्स कोड आ जाए, हाई लेवल लैंग्वेज आ जाए, बच्चे एक ही बात है। इन सभी को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? ट्रांसलेटर का होता है। तो उस ट्रांसलेटर के नाम क्या है? उस ट्रांसलेटर के नाम है कंपाइलर, उसके नाम है कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। ये क्वेश्चन एचएससी ने पूछा था ना, ये क्वेश्चन एचएससी में नर्सिंग स्टाफ में पूछा गया था कि एक प्रोग्राम में हाई लेवल को मशीन में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ था इंटरप्रेटर, कंपाइलर था ही नहीं वहां पर। और शायद अभी पुलिस के एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन, शायद मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट में किसी में से आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या काम करते हैं बच्चे? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जो काम होता है, अच्छा वो जो काम होता है वो होता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर। दोनों में डिफरेंस पता है ना सभी को? कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स को अगर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करना हो, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करना हो तो ये काम होता है इंटरप्रेटर का। और अगर कंप्लीट प्रोग्राम को इकट्ठा एक साथ कन्वर्ट करना हो तो ये काम होता है कंपाइलर का। बच्चे कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। अच्छा ठीक है, फोर्ट्रेन, हाँ ये हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल है। अब लिखो इसमें कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज आई थी और इसके अंदर जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, वो सारा कुछ लिखो। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर पर्टिकुलर कुछ एक वर्ड्स यूज किए जाते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? उन वर्ड्स को हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स। उसे आप लोग रिजर्व वर्ड्स भी कहते हो, कीवर्ड्स कहते हो, उसे आप लोग यहाँ पर रिजर्व वर्ड्स भी कहते हो। तो हाई लेवल लैंग्वेज को जब मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है तो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज किया जाता है जिससे हम लोग कीवर्ड्स भी कहते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पर रिजर्व वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। ये लैंग्वेज आई कौन कौन सी थी? ये लैंग्वेज कौन कौन सी आई थी उनके बारे में लिखो। कौन कौन सी लैंग्वेज आई थी उनके नाम लिखो। फर्स्ट
कोबोल, एल्गोल, कोबोल, एल्गोल, बेसिक, फोर्ट्रेन, इन सारी की सारी लैंग्वेजेस का यूज किया गया था। वेरी गुड। कोबोल, एल्गोल, बेसिक एंड फोर्ट्रेन, इन सभी की सभी लैंग्वेजेस का यूज किया गया था। फुल फॉर्म पता है ना इनकी? हाँ जी बताओ एक बार, सभी को पता है ना? लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना फुल फॉर्म इनकी? हरी अप, सभी को इन फुल फॉर्म के बारे में पता है ना? बोलो। चलिए, तो कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन नहीं पता तो लिख लो, नहीं पता तो लिख लो भाई, और क्या इलाज है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, एल्गोल। एल्गोल की फुल फॉर्म एल्गोरिथम लैंग्वेज। एल्गोल की फुल फॉर्म, अच्छा ठीक है ना, एल्गोरिथम लैंग्वेज। बेसिक की फुल फॉर्म, बेसिक की फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कोई बात नहीं, मैं इसलिए करवा देती हूँ, कई बार कोई चीज रिपीट भी, वो चीज ना रिवाइज हो जाए, आपको लर्न हो जाए, है ना, इसीलिए। फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर। लैंग्वेजेस होगी, अगला क्वेश्चन लिखो। इनका साइज वही धीरे 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 रिड्यूस होता गया, साइज छोटा हो गया। पहले 18,000 बल्ब लगाया करते थे, एक बल्ब का साइज बहुत बड़ा हुआ करता था, अब जाकर के उनको साइज को छोटा कर दिया गया, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स मिला दिए गए। देखो एक वैक्यूम ट्यूब से काम नहीं चलता था, 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। फिर ट्रांजिस्टर्स आए, ट्रांजिस्टर्स के अंदर सारी वैक्यूम ट्यूब को इकट्ठा जोड़ दिया गया, तो एक ट्रांजिस्टर यूज किया गया, उससे भी साइज अभी बड़ा रह गया। फिर उसके बाद आईसी आ गई। अब एक आईसी कैसे बनी, एक आईसी को कैसे बनाया गया, बहुत सारे ट्रांजिस्टर, लाखों, एक नहीं लाखों ट्रांजिस्टर्स को इकट्ठा जोड़ दिया गया, तब जाकर के एक आईसी का निर्माण हुआ। तो सोचो अगर लाखों ट्रांजिस्टर जोड़ देंगे तो स्पीड कितनी फास्ट होगी, है ना। तो इस जनरेशन में जो कंप्यूटर आ गए थे, इस जनरेशन में जो कंप्यूटर आ गए थे, उनकी स्पीड क्या हो गई थी, थोड़ी फास्ट हो गई थी। ठीक है, स्पीड क्या हो गई थी उनकी, फास्ट हो गई थी। नेक्स्ट वन इज स्पीड फास्ट थी। अब गर्मी थोड़ा सा कम देने लग गए थे, क्योंकि यहाँ वैक्यूम ट्यूब का यूज तो किया नहीं गया, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब की वजह से गर्मी हुआ करती थी, वैक्यूम ट्यूब का यूज तो किया नहीं गया यहाँ पर। तो वैक्यूम ट्यूब की जगह पर क्या यूज किए गए, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की जगह पर क्या यूज की गई, आईसी की गई। तो इसकी वजह से गर्मी थोड़ी सी कम होगी, तो लेस एसी नीड, मतलब कम एसी की रिक्वायरमेंट थी। एसी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर कम थी, एसी की रिक्वायरमेंट क्या थी यहाँ पर, कम थी। नेक्स्ट वन इज, अगला पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज, अगला पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज लेस पावर कंज्यूम। लाइट भी, बिजली का खर्चा भी बहुत कम ही आया करता था, बिजली का खर्चा भी इसके अंदर बहुत ही कम आया करता था। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज किए गए उसके बारे में लिखो।
कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर यूज किए गए उसके बारे में लिखो। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज किया गया, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज किया गया उसका नाम लिखेंगे। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए गए थे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था ही सी, उसके आगे सारे के सारे आगे मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज किया गया। मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया। कंप्यूटर्स के नाम लिखो, कौन कौन से कंप्यूटर आए थे, कौन कौन से कंप्यूटर आए थे वो लिखो। यूनिवैक का नया वर्जन आया था, आईबीएम का नया वर्जन आया था, ठीक है। कंप्यूटर वही थे, आगे आगे उनके मॉडल्स, आगे आगे उनके नए नए वर्जन्स आ गए थे, ठीक है। आईबीएम का 1620 आया था, आईबीएम का 1620 आया था, क्लियर। चलो अच्छा, इसी में वो आ गया था सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का निर्माण भी थर्ड जनरेशन से हो गया था। सुपर कंप्यूटर का निर्माण भी थर्ड जनरेशन से हो गया था। अब जल्दी से लिखो सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, जल्दी से लिखेंगे सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं। सुपर कंप्यूटर किस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस किसने किया, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा आया, पहला वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन कौन सा आया, उनके बारे में लिखेंगे। देखिए सुपर कंप्यूटर के नेम लिखो, नेम ऑफ द सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का यूज कौन करता है, साइंटिस्ट यूज करता है। सुपर कंप्यूटर का यूज कौन करता है, साइंटिस्ट करते हैं। किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, रिसर्च पर्पस के लिए, रिसर्च करने के लिए, मौसम का अनुमान लगाने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ठीक है। कोई नई नई एनिमेशंस करने के लिए, मूवीज वगैरह में देखते हो अचानक से कोई बंदा उड़ता हुआ आपको कितनी मंजिलों पे नजर आता है, 100 मंजिल पे या ऊपर आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है, वो सारे क्या होते हैं, सारे जादू तो होता नहीं है, वो सारी एनिमेशंस होती हैं। किसकी हेल्प से की जाती हैं, सुपर कंप्यूटर की हेल्प से उनको दिखाया जाता है, एनिमेटेड फाइल्स होती है वो, ठीक है। तो लिखो सुपर कंप्यूटर के नेम लिखो बच्चे। सभी को समझ में आ रहा है ना, कोई सो तो नहीं गए, कोई सोचे कि 2 घंटे की क्लास है आधा घंटा सो जाते हैं बीच में, ऐसा तो नहीं है बच्चे। अगर 2 घंटे की क्लास लगाई है तो कुछ कारण होता है। हम सोचते हैं कि कुछ एडवांस बच्चे को पता लग जाए, क्योंकि बहुत बहुत दिनों बाद क्लास आती है तो कुछ टॉपिक हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। जाग रहे हो, हाँ दिनेश तो जाग रहा है, देखा, वेरी गुड। जिनके थम्स अप आ जाएंगे पता लग जाएगा वो बच्चे जाग रहे हैं, बाकी सो गए। बताओ एक बार, सभी जाग रहे हो ना, हाँ जी हरी अप जल्दी बताओ, सभी जाग रहे हो ना, नहीं जाग रहे, लीला राम नहीं जाग रहे क्या, एक बार रिप्लाई करो। तुम लोग स्टार कभी भी नहीं देते, तुम्हारा बैच है जो कभी ना पढ़ते हुए स्टार कभी नहीं देता, वरना हर बैच के बच्चे क्या कहेंगे, मैम स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, 9 स्टार। मतलब इतना अच्छा हमें समझ में आ रहा है, इतना अच्छा हम लोग गेन कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, तो एक एनर्जी आती है, पॉजिटिव थॉट्स आती है। आप लोग अगर पॉजिटिव थॉट्स रखोगे तो टीचर्स को भी पॉजिटिव थॉट्स मिलेंगे, मुझे पता लगेगा आप लोग कितने इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो। वेरी गुड राहुल, बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही अलर्ट रहा करो, जागते रहा करो, ठीक है। ये तो पढ़ते 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 भी हम लोग बोर हो जाते हैं, है ना। पढ़ रहे हो, वेरी गुड, अच्छी बात है, पढ़ते रहो। तो लिखो इसके बारे में। चलिए स्टार्टिंग कर रही हूं मैं, पहले बता रही हूं मैं वर्ल्ड का, और यहां बता रही हूं इंडिया के बारे में। लिखो वर्ल्ड का फर्स्ट
सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इसके बारे में लिखो। तो बच्चे वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है क्रेवन। वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रेवन। किसने इसको डिजाइन किया? किसने इसको डिजाइन किया? इसके फाउंडर का नाम लिखो। किसने इसको डिजाइन किया था? साइमर क्रे। बच्चे साइमर क्रे नाम का साइंटिस्ट था। साइमर क्रे नाम का साइंटिस्ट था जिसने क्रे वन को 1976 में यूएसए की लेबोरेटरी में इसको डिजाइन किया था। फिर सुनो इसके बारे में। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे वन था। किसने इसको बनाया था? साइमर क्रे नाम का साइंटिस्ट था जिसने 1976 में यूएसए की लेबोरेटरी में इसको तैयार किया था, इसको डिजाइन किया था, इसको बनाया था। साइमर क्रे। ठीक है, आगे लिखो। इंडिया का वजह इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आप लोग क्या कहोगे? इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है परम। कौन सा है बच्चे? परम। कौन सा है? परम। ठीक है, विजय भाटकर ने इसको डिजाइन किया था। विजय भाटकर ने। विजय भाटकर ने इसको डिजाइन किया था। कहां पर? इंडिया में। कहां किया था? पुणे की लेबोरेटरी में इसको डिजाइन किया गया था। पुणे की लेबोरेटरी में। नहीं लीलाराम, सिद्धार्थ नहीं था, परम था। परम इंडिया का पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। परम इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। विजय भाटकर ने पुणे में इसको डिजाइन किया था। ठीक है, विजय भाटकर ने पुणे में इसको डिजाइन किया था। ठीक है, चलो अगला करते हैं। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड का पहला हो गया। आगे लिखो। वर्ल्ड का अब तक का फास्ट सबसे तेज गति से चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, तेज गति से चलने वाला कंप्यूटर। तेज गति से चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? वेरी गुड राहुल, बहुत ही बढ़िया। फुगाकू किसने बनाया है? जापान ने। जापान की टेक्नोलॉजी है ये। फुगाकू सबसे तेज गति से चलने वाला कंप्यूटर फुगाकू। अच्छा, इंडिया में सबसे फास्टेस्ट कौन सा है? इंडिया में सबसे तेज गति से चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? इंडिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? पता है क्या? बताओ, पता है तो। परम सिद्धि। क्या नाम है? परम सिद्धि। वेरी गुड दिनेश। परम सिद्धि इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर। इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि। ठीक है, चलो अब फास्ट में तो वैसे और भी कई थे, पर अब उनकी बात फुगाकू आ चुके हैं, वो फास्ट नहीं रहे। ठीक है, जैसे कौन कौन से थे? इससे पहले फास्ट कौन से थे? तिहान 1, तिहान 2। ठीक है, तिहान के नाम से थे ये कंप्यूटर। तिहान 1, तिहान 2। अच्छा, और कौन सा आया था? इसमें इतने ही थे। इंडिया के लिखवा देती हूँ। इंडिया के भी फास्ट हुआ करते थे। परम सिद्धि तो अब आया। सिद्धि से पहले कौन सा था फास्ट में? इंडिया के अंदर सिद्धि से पहले फास्ट की कैटेगरी में कौन सा था? इंडिया के अंदर सबसे पहले फास्ट की कैटेगरी में कौन सा था? उससे पहले था मिहिर। मिहिर
प्रत्युष, ये पहले फास्ट हुआ करते थे पहले, अब फास्ट की कैटेगरी में सिद्धि आ गया। ठीक है। अच्छा, इंडिया के और सुपर कंप्यूटर के नाम लिखो। कुछ एक सुपर कंप्यूटर के नाम लिखवा रही हो जो इंडिया के अंदर आए। इंडिया के कुछ एक और सुपर कंप्यूटर के नाम लिखो। अनुराग, भास्कर, अनुराग, भास्कर, मिहिर, प्रत्युष, परम, ईशान, परम, युवा 2, परम युवा 2, परम युवा 2, परम ईशान, भास्कर, अनुराग, प्रत्युष, मिहिर। ठीक है। अब इतने सारे ना लड़कों के नाम आ गए, एक लड़की का नाम भी आ गया, और वो नाम क्या था? उसका नाम था कंचनजंगा। कंचनजंगा। दिखने में सारे ऐसे लग रहे हैं कि जीके चल रही है हमारी, ये है ना, पर जीके नहीं है, कंप्यूटर की जीके है। HSC जीके नहीं है, हरियाणा की नहीं है, कंप्यूटर जीके है ये, विश्व की कंप्यूटर की जीके है। ठीक है। तो ये कुछ एक कंप्यूटरों के नेम थे जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है। रट गए होंगे सभी को? हाँ जी स्टूडेंट्स, ये नाम रट गए ना सभी को? दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम। क्रेवन को किसने बनाया था? सैमर क्रे ने बनाया था 76 के अंदर यूएसए की लेबोरेटरी में। परम किसने बनाया था? विजय भाटकर ने बनाया था, पुणे के अंदर बनाया था। सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर फुगाकू, इंडिया का फास्ट परम सिद्धि। फुगाकू से पहले फास्ट की कैटेगरी में कौन थे? तिहान 1, तिहान 2, और इसमें कौन थे? मिहिर, प्रत्युष, अनुराग, भास्कर, परम ईशान एंड परम युवा 2 और कंचनजंगा, और कंचनजंगा। अच्छा, कंचनजंगा से कुछ याद भी आ रहा है क्या? कंचनजंगा से कुछ और भी याद आ रहा है? अच्छा, कंचनजंगा से कुछ और भी याद आ रहा है? कंचनजंगा क्या है, किसका नाम है, कुछ पता है? कंचनजंगा और किसका नाम है? कंचनजंगा एक नेशनल पार्क का नाम है या माउंटेन पिक का नाम है? माउंटेन पिक का नाम है, और एक नेशनल पार्क का नाम भी है। हाँ, माउंटेन पिक का नाम है कंचनजंगा, और एक नेशनल पार्क का नाम है, उसका नाम है काजीरंगा, है ना? उसका नाम क्या है बच्चे? काजीरंगा। नेशनल पार्क का नाम है काजीरंगा, और जो माउंटेन पिक का नाम है, यस, टोपेस चोटी, सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा, है ना? हाँ, असम में है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो ये थे हमारे थर्ड जनरेशन के सुपर कंप्यूटर के नेम। क्लियर? अब आ जाओ फोर्थ जनरेशन के ऊपर। हाँ, सही बता रहे हो, अच्छी नॉलेज है आप लोगों की, अच्छी नॉलेज है। मुझे जीके नहीं आती इतनी, बट आप लोगों की नॉलेज अच्छी है। चलो, नेक्स्ट वन इज 8611 में आया था, क्या कह रहे हो? 8611 में आया था, क्या बोल रहे हो? नेक्स्ट वन इज, अब करने जा रहे हैं फोर्थ जनरेशन। बच्चे, अब करने जा रहे हैं हम लोग फोर्थ जनरेशन। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना? जनरेशन का टॉपिक अच्छा है ना? हिस्ट्री की तरह आप लोगों को याद हो रहा होगा, है ना? अच्छा, 8611 मीटर, वेरी गुड। फोर्थ जनरेशन के बारे में लिखो। फोर्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई बच्चे? फोर्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी? फोर्थ जनरेशन में आए थे माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर कैसे बनते हैं बच्चे? माइक्रो प्रोसेसर बनते कैसे हैं? कलेक्शन ऑफ आईसी, कलेक्शन ऑफ आईसी
बहुत सारी आईसीज को जोड़ दिया गया, बहुत सारी आईसी को जोड़ दिया गया, बहुत सारी आईसीज को जोड़ दिया गया। वीडियो नहीं चल रही, नहीं चल रही है राहुल, एक बार दोबारा उसको वो कर दो, रिफ्रेश कर दो, चल जाएगी। ओके चल रही है, सबकी तरफ से ओके चल रही है, सबकी तरफ से ओके चल रही है। चलो देखो, 4th जनरेशन का नाम, 4th जनरेशन के बारे में लिखो। 4th जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी? माइक्रो प्रोसेसर आए थे। 4th जनरेशन में कौन से आए थे? माइक्रो प्रोसेसर आए थे। माइक्रो प्रोसेसर कैसे बनते हैं बच्चे? माइक्रो प्रोसेसर बनते कैसे हैं, कैसे डिजाइन होते हैं? कलेक्शन ऑफ आईसी, बहुत सारी आईसीज को जोड़ा गया, बहुत सारी आईसी को मिला दिया गया। हाँ, इससे मिक्स क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये तो, जनरेशन का मिक्सअप वाला तो मैंने काम ही नहीं करवाया, एक स्टोरी की तरह समझाया आप लोगों को, ताकि स्टोरी की तरह आप लोग याद रख सको। मैं अभी रिवाइज करा दूंगी, मुझे फटाफट जवाब देना सारे सारे, ठीक है? बस अब आधे घंटे की क्लास तो हो रहेगी, अब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। आधे घंटे के लिए मैं क्या छोड़ूं इसको, आधे घंटे की क्लास हो रहा है बस। बहुत सारी आईसी को जोड़ा गया, तब जाके 4th जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर आए। माइक्रो प्रोसेसर को और किस नाम से जाना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर को और माइक्रो चिप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं बच्चे? माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो चिप के नाम से भी जाना जाता है। अब लिखो, इसका फाउंडर कौन है, इसका फादर कौन है? फादर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का फादर किसे कहा गया है? माइक्रो प्रोसेसर का फादर किसे कहा गया है? तो बच्चे इसका फादर कहा गया है, माइक्रो प्रोसेसर का फादर कहा गया। याद है किसी को? बताओ, मैं नहीं बता रही, इसका फादर याद है क्या? माइक्रो प्रोसेसर का फादर किसे कहा गया है? मैं तो नहीं बता रही, अपने आप बताओ, मैं नहीं बताने वाली। माइक्रो प्रोसेसर का फादर किसे कहा गया बच्चे? निकम्मे बच्चे हैं सारे के सारे, कोई नहीं बोलेगा। इसका फादर कहा गया है मार्शियन टेडहोफ। किसे कहा गया इसका फादर? मार्शियन टेडहोफ को कहा गया है। किसे कहा गया है? मार्शियन टेडहोफ को बोला गया है, ठीक है? तो माइक्रो प्रोसेसर का फादर कौन है? मार्शियन टेडहोफ। कैसे याद रखोगे इसको? कैसे याद? एम से याद रखना, एम से माइक्रो प्रोसेसर, एम से मार्शियन टेडहोफ, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम बताओ। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम बताओ। इंटेल 4004, इंटेल 4004, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम इंटेल 4004, ठीक है? अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर के बाद माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन सी कंपनी के द्वारा डिजाइन किए जाते हैं? किस किस कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं? इंटेल प्लस एएमडी, इंटेल प्लस एएमडी दो कंपनी हैं जो कि मिल करके माइक्रो प्रोसेसर को डिजाइन करती हैं। माइक्रो प्रोसेसर कैसे आए, कैसे दिखते हैं, कैसे काम करते हैं? बहुत ही छोटी चिप के रूप में इनको बनाया गया, बहुत ही छोटी चिप के रूप में इसको बनाया गया, जिसके कारण इस टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है? क्वेश्चन भी आता है, कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी? तो आप लोग बोलोगे एलएसआई, एलएसआई प्लस वीएलएसआई का निर्माण,
LSI प्लस VLSI का निर्माण किया गया था किस जनरेशन में? 4 जनरेशन में। LSI और VLSI का निर्माण किया गया था 4 जनरेशन में। लिखो जरा इसकी फुल फॉर्म लिखो, इसकी फुल फॉर्म लिखो। LSI की फुल फॉर्म और VLSI की फुल फॉर्म। LSI की फुल फॉर्म लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और VLSI की फुल फॉर्म, VLSI की फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI। LSI और VLSI का निर्माण 4 जनरेशन में हुआ था जबकि माइक्रो प्रोसेसर आए थे। ठीक है, जब माइक्रो प्रोसेसर आए थे। आगे लिखो। नेक्स्ट वन इज 8th पॉइंट। अगला लिखो 8th पॉइंट। फर्स्ट 4 जनरेशन में ही, इसी जनरेशन में कंप्यूटरों में पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया गया था। फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया गया था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहला कौन सा आया था और किसने इसका निर्माण किया था? क्योंकि अब तक के जो कंप्यूटर थे ना, उनमें हार्डवेयर से काम लिया जा रहा था, सॉफ्टवेयर नहीं आए थे। 4 जनरेशन में जा करके कंप्यूटरों में सॉफ्टवेयर का यूज हुआ और ऐसी लहर चल पड़ी सॉफ्टवेयर की कि आज के टाइम पर बच्चे ने भी कोई काम करना हो ना, वो अपना अलग से सॉफ्टवेयर यूज करता है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो गेम्स के भी सॉफ्टवेयर तो होते हैं। वो क्या है, सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हैं तो ही तो गेम के सॉफ्टवेयर खेलते हैं। आपने कोई भी काम करना हो ना आज के टाइम पे, हमारा 5 मिनट भी हमारे मोबाइल के बिना काम नहीं चलता। 5 मिनट भी। मार्केट में जाते हो ना, मार्केट में जाते हो, टाइम देखना हो, उसका सॉफ्टवेयर डाला गया। पेमेंट्स करनी हो, उसका सॉफ्टवेयर डाला गया। अभी क्लासेस लगा रहे हो, उसका सॉफ्टवेयर डाला गया। तो विदाउट सॉफ्टवेयर यू कांट एनी वर्क, नहीं कर सकते कोई भी काम, है ना। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम को डाला गया जिसका नाम था जीमोस। क्या नाम था बच्चे इसका? जीमोस। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आया था? जीमोस आया था। किसने इसको डिजाइन किया? किसने इसको डिजाइन किया? किसने इसको डिजाइन किया था? जनरल मोटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे इसकी फुल फॉर्म है, और जो पर्सन था उसका नाम भी क्या था? जनरल मोटर ही था। उसी के बिहाफ पे इसका नाम रख दिया गया था जीमोस। जीमोस। ठीक है, सारे साइलेंट मोड पे हो गए। कुछ तो बोलो, कोई एक आधा क्वेश्चन ही पूछ लिया करो, कोई एक आधा स्टार ही दे दिया करो। एकदम से साइलेंट मोड पे हो जाते हैं, मुझे लगता है सारे म्यूट हो गए, क्लास छोड़ के चले गए। मैं क्या उम्मीद रखूं, क्लास में हो या नहीं? क्लास जारी है? बोल दो एक बार, जल्दी से बोलो एक बार। दिनेश का रिप्लाई आ चुका है। राकेश, रेखा, वेरी गुड। हाँ, स्टार दे दिया करो, थम्स अप दे दिया करो। क्लास नहीं चल रही? ऐसा तो नहीं है राहुल, ऐसा तो नहीं है। लीला राम, क्लास चल रही है क्या? बोलो। लक्ष्य, वेरी गुड। लक्ष्य तो सो गया था बीच में, अभी उठ करके आया। यही हो? बहुत ही बढ़िया। जागते रहा करो, जागते रहो। चलो अगला लिखो। अब सारे वो वाले फीचर अपने आप इसमें लिख लेना। साइज बहुत छोटा हो गया था, छोटा हो गया, कम एसी की रिक्वायरमेंट थी, बिजली का खर्चा कम आता था, गर्मी कम लगती थी। ठीक है, लेस पावर यूज करते थे, लेस एसी की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, नई नई टेक्नोलॉजी हो गई थी, साइज बहुत छोटा हो गया था, आसानी से इसको आप उठा सकते थे। ठीक है,
और कौन कौन सी लैंग्वेज इसमें आई वो लिखो, लैंग्वेज के नाम लिखो, कौन कौन सी लैंग्वेज आई थी इसके अंदर। तो बच्चे 4th जनरेशन के अंदर जो लैंग्वेजेस आई थी उनके नाम थे सी, C++, जावा, पास्कल, ये सारी की सारी लैंग्वेज हमारी 4th जनरेशन में आई थी। क्वेश्चन लिखो, सी लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है, सी लैंग्वेज का मदर ऑफ लैंग्वेज, मदर ऑफ लैंग्वेज किसे कहा गया? पहले तो क्वेश्चन आते हैं ना, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ आईसी, फादर ऑफ माइक्रोप्रोसेसर किसे कहा गया है? तो मदर थोड़ा ना पीछे रहेंगी। तो इस पे क्वेश्चन आता है कि मदर ऑफ लैंग्वेज किसे कहा गया है, सभी लैंग्वेजेस की मदर किसे कहा गया है? तो आप लोग क्या बोलोगे? सी लैंग्वेज को कहा गया है, सी लैंग्वेज को कहा गया। मैं हर एक छोटी से छोटी बात आप लोग एक्सप्लेन करती हूँ, हर एक। मैं नहीं चाहती कि एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन कोई छूटना चाहिए। सभी लोग जान चुके होंगे कि कविता मैम जो करवाते हैं ना, वो क्या करवाते हैं? मलाई वाले पार्ट्स करवाते हैं, मतलब एक जो सॉलिड पार्ट होते हैं ना, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही वाले लेवल हमारे चल रहे हैं। तो वही वाले लेवल चल रहे हैं, तो वैसे वैसे मार्क्स भी हमें चाहिए, है ना। तो मदर ऑफ लैंग्वेज किसे कहा गया बच्चे? सी लैंग्वेज को कहा गया है। और अगला क्वेश्चन लिखो, सी लैंग्वेज का फादर कौन है? सी लैंग्वेज का फादर कौन है? फादर ऑफ सी लैंग्वेज मतलब जिसने इसको इन्वेंट किया, किसने इसको बनाया, उसका फादर किसे कहा गया? फादर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का फादर कहा गया, फादर ऑफ सी लैंग्वेज किसे कहा गया? डेनिस रिचे। आज काफी सारे फादर किए ना, भूल मत जाना, याद रखना। आज हिस्ट्री क्वेश्चन मेरे ख्याल से 10-12 कर लिए हम लोगों ने, है ना, 10-12 क्वेश्चन कर दिए। तो आज हिस्ट्री क्वेश्चन बहुत सारे हो चुके हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर से देखो एक बार, माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंटर कौन है? मार्शियन टेड होफ है। इसी जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आया था? जीमोस आया था। जनरल मोटर ने इसे क्रिएट किया था। इसी में लैंग्वेज आई थी सी लैंग्वेज। सभी लैंग्वेजेस की मदर किसे कहा गया है? सी लैंग्वेज को कहा गया है। फादर और सी लैंग्वेज किसे कहा गया है? डेनिस रिचे को बोला गया है, जिसने 1972 में यूएसए में इसको तैयार किया था। 1972 में इस लैंग्वेज पे काम किया गया था, इस लैंग्वेज को तैयार किया गया था। ठीक है, तो सी लैंग्वेज का फादर हो गया। अब लिखो जावा का, जावा का फादर किसे कहा गया? जावा का फादर किसे कहा गया? मतलब जावा का इन्वेंटर कौन है? इन्वेंटर लिखना ज्यादा अच्छा वर्ड है, ठीक है। इन्वेंटर ऑफ जावा, जावा का इन्वेंटर किसे कहा गया बच्चे? जावा का इन्वेंटर किसे कहा गया है? जेम्स, हाँ जेम्स बॉन्ड मत कर देना, जेम्स गोसलिंग। जेम्स गोसलिंग, जे से याद रखना, जे जे दोनों सेम हो गए। जे से जावा, जे से जेम्स गोसलिंग। एम से माइक्रो प्रोसेसर, एम से मार्शियन टेड होफ, मार्शियन टेड होफ। ठीक है, तो फादर ऑफ जावा मतलब जावा का इन्वेंटर कौन है? जेम्स गोसलिंग ने इसको इन्वेंट किया। सी लैंग्वेज का फादर कौन है? डेनिस रिचे के द्वारा इसको बनाया गया, डेनिस रिचे के द्वारा इसको बनाया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आए वो लिखो फाइनली लास्ट। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आए और कौन कौन से कंप्यूटर आए वो लिख लो। सब मिक्सअप हो गया तो एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं एक स्टोरी की तरह इसको बता रही हूँ, स्टोरी की तरह याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। अगला पॉइंट, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज किए गए? सारे के सारे लिख लो, कौन कौन से किए गए? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग ईटीसी। ठीक है, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि 4th जनरेशन में यूज किए गए थे। ठीक है, अब लिखो कंप्यूटर्स कौन कौन से आए थे? कौन कौन से कंप्यूटर्स आए थे वो लिखो। नेम ऑफ द कंप्यूटर, मुझे कौन कौन से कंप्यूटर आए थे? नेम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स के नेम लिख दो, कौन कौन से कंप्यूटर आए थे?
देखो, आज के टाइम पे जितने भी छोटे साइज के कंप्यूटर आप लोग यूज करते हो ना, स्मॉल साइज जिसे आप कैरी कर सकते हो, उठाकर कहीं पर भी लेके जा सकते हो, वो सारे के सारे कंप्यूटर आपके 4th जनरेशन में आए थे। जैसे स्टार्टिंग करती हूँ पीसी से। पर्सनल कंप्यूटर, हमारे घरों में पर्सनल कंप्यूटर होते हैं ना, जो आप टेबल के ऊपर रखते हो, जिसमें मॉनिटर भी अलग से होता है, सीपीयू भी होता है, वो होते हैं हमारे यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर आगे लिखो, नोटबुक, लैपटॉप, पाम टॉप, पीडीए, पीसी, नोटबुक, लैपटॉप, पाम टॉप, पीडीए, मोबाइल, ये सारे जितने भी छोटे साइज के कंप्यूटर होते हैं ना, जिन्हें आप उठा करके एक जगह से दूसरी जगह तक ले करके जा सकते हो, इन्हें क्या बोलते हैं? पोर्टेबल कंप्यूटर। ठीक है, पोर्टेबल। ये सारे के सारे 4th जनरेशन में आए थे। अच्छा, पीडीए की फुल फॉर्म लिखो। पीडीए की फुल फॉर्म पता है तो बता दो किसी को। पीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे? पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए की फुल फॉर्म। पीडीए की फुल फॉर्म। अच्छा, जो अभी मैंने सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया था ना, सुपर कंप्यूटर पे एक क्वेश्चन लिखना। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए, नापने के लिए कौन सी यूनिट का यूज किया जाता है? जैसे आप लोग मैथ में करते हो ना, यूनिट्स कौन सी यूज करते हो? मीटर, किलोमीटर, ऐसे यूनिट्स यूज करते हो ना। तो ऐसे ही हमारे जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को नापने के लिए कौन सी यूनिट्स का यूज किया जाता है? तो आप लोग क्या कहोगे? वहां जो यूनिट यूज होती है डेट इज फ्लोप्स। फ्लोप्स। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को नापने के लिए फ्लोप्स का यूज किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को नापने के लिए फ्लोप्स का यूज किया जाता है। अरे अब यहां तक बताओ, सभी क्लियर हो गया? 4th जनरेशन कंप्लीट हो गई है हमारी। एक लास्ट रहती है 5th जनरेशन। टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। अगली क्लास में नई क्लास, नया टॉपिक। जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो कि यहां तक की 4 जनरेशन सभी क्लियर हो चुकी हैं। हरी अप। क्या 4th जनरेशन यहां तक की सभी क्लियर हो चुकी हैं? मैंने बहुत डिटेल में करवा दिया। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन तो रहेगा नहीं हमारा इसके ऊपर, है ना। इतने सारे तो इन्वेंटर कर लिए हम लोगों ने। हिस्ट्री का क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के दे दे, इससे बाहर तो आएगा नहीं, है ना। जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो फटाफट। वेरी गुड। राहुल, दिनेश, रेखा, लीलाराम, कहाँ रह गए? जल्दी बताओ। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो पोर्ट जानते हो? पोर्ट, पोर्ट क्या होते हैं? प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ। अभी रुको, मेरे कंप्यूटर वाले पीडीएफ दे दे रहे हैं। आज मिल जाएंगे, आप लोग ले लेना। अभी मैं देके जाऊंगी, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप लोग वहां से ले लेना, ठीक है। चलिए, तो मैं पोर्ट की बात कर रही थी। पोर्ट जानते हो? पोर्ट क्या होते हैं? जहां पर आप किसी भी डिवाइस को प्लग करते हो ना। हाँ, आज से आ जाएंगे राहुल, मैंने अभी कहा नहीं ना, तो मैंने सर को बताया नहीं कभी भेजनी है। अब मैंने बता दिया, आज से आ जाएंगे आपको असाइनमेंट, चिंता ना करो, ठीक है। अब डेली, क्योंकि अब आपका ना सिलेबस बहुत बेसिक सा हो चुका है, अब आप करने लायक बनोगे, इसीलिए मैं अब से डलवाना शुरू करूंगी। पहले डलवा देते कोई फायदा ना होता, आप लोग कर ही ना पाते, क्योंकि हमारा बेसिक नहीं हुआ था। अब काफी हद तक हमारा बेसिक हो चुका है, अब आप करने लायक बन चुके हो। चलो देखो, मैं पोर्ट की बात कर रही थी। हमारा जो सीपीयू होता है ना, पीसी जो हमारा तैयार किया जाता है, पीसी, पीसी में क्या होते हैं, जो हमारा सीपीयू होता है उसके बैक साइड में काफी सारे प्लग मतलब पुट किए जाते हैं। तो जिस पिन के अंदर उसको लगाया जाता है ना, जैसे आप लोग पेन ड्राइव है जिस जगह पे लगाते हो, पेन ड्राइव के को जिस जगह पे लगाते हो ना, उसके अंदर पिन्स होती हैं, वो जब आपस में मिलते हैं ना, तब जाकर के अपना काम करना परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें पोर्ट कहते हैं। तो ये हमारे पोर्ट 2 टाइप से होते हैं। ये पोर्ट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप के पोर्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं सीरियल पोर्ट, एक होते हैं पैरेलल पोर्ट। सीरियल पोर्ट्स कौन से होते हैं और पैरेलल पोर्ट कौन से होते हैं? सीरियल जो सीरियल वाइज काम करते हैं, मतलब एक टाइम पे एक बिट को ट्रांसफर करते हैं, एक टाइम पे एक बिट को ट्रांसफर करते हैं, उसको बोलते हैं सीरियल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट पैरेलली
एक साथ कई सारे बिट्स को ट्रांसफर किया जाता है, तो एक टाइम पे 8 बिट्स को जब ट्रांसफर किया जाता है तो उसे बोला जाता है पैरेलल पोर्ट्स। क्वेश्चन आता है ये कितने पिंस वाले होते हैं और ये कितने पिंस वाले होते हैं, ये कितने पिंस वाले होते हैं और ये कितने पिंस वाले होते हैं। तो जो हमारे सीरियल पोर्ट होते हैं ना वो 9 पिन वाले होते हैं, और जो हमारे पैरेलल पोर्ट्स होते हैं ना 25 पिंस वाले होते हैं। पैरेलल पोर्ट्स 25 पिन वाले होते हैं, और जो सीरियल पोर्ट होते हैं 9 पिन के होते हैं। मैं बताया तो कैसे दिखते हैं। जो हमारे पहले वाले डिवाइस आया करते हैं ना, पहले जितने भी डिवाइस आया करते थे वो सारे सीरियल पोर्ट्स के एग्जाम्पल थे। वो जैसे पहले के जो ट्रेडिशनल माउस वगैरह आया करते थे वो पैरेलल सीरियल पोर्ट के एग्जाम्पल हैं। आजकल जितने भी सारे स्टोरेज डिवाइस आ रहे हैं ना वो सारे 25 पिन वाले आ रहे हैं। 25 पिन, जैसे मॉनिटर की वायर जहाँ पर लगाते हो मॉनिटर वाली 25 पिन वाली होती है, तो वैसा जो स्ट्रक्चर होता है ना वो पैरेलल पोर्ट का होता है। और पहले जो पोर्ट्स आया करते थे वो हमारे सीरियल पोर्ट हुआ करते हैं 9 पिन वाले। क्लियर है सभी को? क्लियर है? 5th जनरेशन करें लास्ट, टाइम कम रह गया, 10 मिनट रह गए और टॉपिक हो जाना चाहिए हमारा, है ना। लास्ट रहता है हमारा 5th जनरेशन, लास्ट रहता है हमारा 5th जनरेशन। 5th जनरेशन के बारे में बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक था, बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गया होगा, बहुत आराम तसल्ली से किया और सारा लर्न भी हो गया होगा सभी को आज साथ साथ। नेक्स्ट वन हम करने जा रहे हैं बच्चे 5th जनरेशन। 5th जनरेशन, 5th जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई, कौन सी आई? देखो, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, जिसका इन्वेंटर कौन था? जॉन एम्ब्रोस, बोलो बोलो कौन था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। सेकेंड जनरेशन में कौन क्या आए? ट्रांजिस्टर्स आए, उसका इन्वेंटर कौन था? जॉन विलियम शोकले। थर्ड जनरेशन में कौन आया? आईसी आई, आईसी का इन्वेंटर कौन था? जैक किल्बी। फोर्थ जनरेशन में क्या आए? माइक्रो प्रोसेसर, उसका इन्वेंटर कौन था? मार्शियन टेड होप। 5th जनरेशन में कौन आए? 5th जनरेशन में आए थी एआई। 5th जनरेशन में क्या आया? एआई। एआई स्टैंड फॉर बच्चे, एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल क्या है? रोबोट। रोबोट सभी को पता है, सुना होगा, एक मूवी में भी आया था रोबोट, है ना। रोबोट मूवी आई थी ना एक, उसमें क्या था कि रोबोट को अपने दिमाग से काम नहीं करता, उसके अंदर हम लोगों ने क्या की, साइंटिस्ट ने क्या की, इंटेलिजेंसी फीड की हुई है। जैसा काम उसको फीड करेंगे ना वैसे ही काम करेंगे, ठीक है। और वो अपनी तरफ से देख करके काम सही गलत का महसूस नहीं कर सकता, फीलिंग्स नहीं होती उसके अंदर कि सही गलत की पहचान कर सके। तो रोबोट के अंदर जो इंटेलिजेंसी होती है वो दिखते हमारी तरह, काम हमारी तरह करते हैं, बट उनकी जो इंटेलिजेंसी होती है वो आर्टिफिशियल होती है, और हमारे में जो इंटेलिजेंसी होती है वो नेचुरल होती है। हम किसी काम को सही गलत होता हुआ देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली वैसा डिसीजन ले सकते हैं, बट रोबोट वैसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आए थे, इसका इन्वेंटर कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का फादर किसे कहा गया? फादर ऑफ एआई, एआई का फादर किसे कहा गया? एआई का फादर किसे कहा गया? ये तो बता दो, एक क्वेश्चन तो बता दो, मैंने करवाया हुआ है ये तो। एआई का फादर किसे कहा गया? जल्दी बताओ। एम पे नाम है, स्टार्टिंग बता दिया, बता दो। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को मैराथन में भी करवाया हुआ है। हरी अब नहीं ध्यान में आया? चलो, सारे नाम हर बार की तरह जॉन से स्टार्ट है, इसका नाम भी जॉन से ही है। जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी जिसने एआई को डिजाइन किया है, एआई को बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बनाया है, जॉन मैकार्थी, ठीक है। आगे लिखो। 5th जनरेशन के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आई। इंडिया में
5th जनरेशन नहीं आई है, रोबोट नहीं देखे ना आप लोगों ने, तो नहीं आई इंडिया में, जबकि दुनिया में और जगह पे इसकी हेल्प से काम लिया जा रहा है। ठीक है, तो आगे लिखेंगे। सेकेंड वन इज, सेकेंड क्वेश्चन, 5th जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी आई थी, सारे पॉइंट्स वही का वही, स्पीड बहुत ही फास्ट थी कंप्यूटरों की, साइज बहुत ही छोटे हो गए थे, लेस साइज, स्मॉल साइज। कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया? UVLSI, UVLSI, अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी कह सकते हो, अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी कह सकते हो। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी हमारी 5th जनरेशन में आई थी। कौन कौन से कंप्यूटर आए थे, कौन कौन सी प्रोसेसिंग आई थी, वो लिखो। कंप्यूटर आए थे, इसके अंदर नोटबुक आ गया, मैकबुक आ गया, ये सब तो आ ही चुके, उन्हीं के आगे आगे वर्जन्स आते गए। ठीक है, स्पीड बहुत ही फास्ट होगी, सुपर कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा काम किया गया, नई नई रिसर्च वगैरह हुई इसमें, नई नई एनिमेशंस हुई इसके अंदर। कौन कौन सी लैंग्वेज आई, लैंग्वेज के नाम लिख लो इसमें। पावर का बहुत ही कम यूज किया गया, तो ये जो कंप्यूटर है ना, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम यूज होते करते थे, लेस कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, पावर बहुत ही कम यूज किया करते थे। कंप्यूटर्स के नाम लिखो, कौन कौन से कंप्यूटर्स आए थे इस जनरेशन में, इस जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आए थे, वही सारे मैकबुक, नोटबुक वगैरह, वो अपने आप लिख लेना, मैं नहीं लिख रही, डैश 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 अपने आप करना, मैं लिखवा चुकी हूँ। लैंग्वेज लिख लो बस, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आई थी, कौन कौन सी लैंग्वेज आई थी वो लिखो। पाइथन बहुत ही फेमस है, पाइथन लैंग्वेज आज के टाइम की सबसे पावरफुल लैंग्वेज, बनाने में आसान, काम करने में आसान, लर्न करने में आसान, समझने में आसान, सीखने में आसान। बच्चा भी बैठ जाए ना तो भी पाइथन को समझ सकता है। पर पहले के टाइम पे बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, वो भी कंप्यूटर पे बैठ के जब कंप्यूटर पे काम करते हैं ना, कंप्यूटर पे काम करने में दिक्कत आया करती थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज आई थी, जिसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। बट पाइथन इतनी सिंपल लैंग्वेज में डिजाइन की गई है, हर कोई इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। पाइथन का फाउंडर कौन है, इन्वेंटर कौन है, इसने इसको डिजाइन किया, उसका नाम लिख लो, गुडो वैन रोसम। गुडो वैन रोसम इसका इन्वेंटर है। पाइथन लैंग्वेज का मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज है, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछते रहता है। एक सर्कस आई थी बीबीसी, कॉमेडी सर्कस आई थी, उसी से मतलब उस पर काम किया, उसी लैंग्वेज से प्रेरित होकर के, मोटिवेट होकर के गुडो वैन रोसम ने एक लैंग्वेज बनाई थी, जिसको नाम दिया गया था पाइथन लैंग्वेज। और कौन कौन सी लैंग्वेज आई थी इसके अंदर, और बहुत सी हाई लेवल लैंग्वेज आई थी, कौन कौन सी लिखो। ओरेकल डाटाबेस है, ये SQL, ये एक टाइप का डाटाबेस है, डाटाबेस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डाटाबेस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज AIML, XML, HTML, DSTML, ये सारी की सारी आई थी। फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मार्कअप लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मार्कअप लैंग्वेज। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, लिखवा दूंगा इसके नाम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मार्कअप लैंग्वेज। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओरेकल बैंक में होती है, बिल्कुल किसी भी तरह का डाटाबेस बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे आप लोग देखो अभी एग्जाम्स हो रहे हैं, उनमें रिकॉर्ड तैयार होते हैं, जो डाटाबेस बच्चों के रोल नंबर वगैरह तैयार किए जाते हैं, इन सब जगह पे ओरेकल्स का यूज किया जाता है, सभी जगह पर। बाकी बैंक वालों के तो अपने बैंकिंग के अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं। हाँ, इतना कह सकते हो कि वहाँ पर जो कस्टमर के रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं ना, कस्टमर की डिटेल्स होती है, कस्टमर की रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए वहाँ पर ओरेकल का यूज किया जाता है। ओरेकल एक टाइप का डाटाबेस होता है, डाटाबेस
मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए ओरेकल का यूज किया जाता है। एसक्यूएल का वर्क भी सेम है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डीएचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है? डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल किस टाइप की लैंग्वेज है? किस पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है? एचटीएमएल किस पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है? किस टाइप की लैंग्वेज है? लिखो। एचटीएमएल का यूज किया जाता है वेब पेज डिजाइन करने के लिए। वेब पेज डिजाइनिंग करने के लिए एचटीएमएल का यूज किया जाता है। वेब पेज होते क्या है? इंटरनेट के जो पेज होते हैं, आप इंटरनेट यूज करते हो, उसके जो पेजेस वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए एचटीएमएल का यूज किया जाता है, जिसमें टैग यूज किए जाते हैं। टैग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। एचटीएमएल में जो काम किया जाता है, जो उसकी प्रोग्रामिंग्स होती है, किस फॉर्म में की जाती है? टैग की फॉर्म में की जाती है। एचटीएमएल का फाउंडर कौन है? इसका फादर कौन है? आज बस फादर फादर लिखते रहो, 15-20 फादर याद कर चुके हो। एचटीएमएल का फादर कौन है? फादर ऑफ एचटीएमएल। एचटीएमएल का फादर कौन है? टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली एचटीएमएल का फादर। यही सेम फादर एक और भी किसे कहा गया है? यही सेम फादर और किसे बोला गया है? पूछा जाए www का फादर कौन है, तब भी क्या कहोगे? टिम बर्नर्स ली। www का फादर किसे कहा गया है, तब भी क्या कहोगे? टिम बर्नर्स ली को बोला गया है। HTML और www का फादर सेम है, टिम बर्नर्स ली। अब www क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, फर्स्ट वेब ब्राउजर है। www क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, फर्स्ट वेब ब्राउजर है। नेम ऑफ द फर्स्ट वेब ब्राउजर, फर्स्ट वेब ब्राउजर का नाम क्या कहोगे? www। वेब ब्राउजर पता है ना क्या होते हैं? वेब ब्राउजर क्या होते हैं? नेक्स्ट क्लास कौन सी है? पूछना क्या है? सर आ चुके हैं, मेरे सामने ही है, मैथ की है। तो ये थी हमारी कंप्यूटर की 5 जनरेशन, 5 जनरेशन हमारी हो चुकी हैं। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। टॉपिक था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। क्वेश्चन हिस्ट्री में से भी आ सकता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है, और इसके जो इन्वेंटर्स मैंने लिखवाया उनके ऊपर भी आ सकता है। तो आज की क्लास इतनी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, जिसमें इंटरनेट सर्च किए जाते हैं उसे कहा जाता है वेब ब्राउजर। चलिए ओके, थैंक यू क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।